नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आप लोग कई दिनों से लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि टीचर हमें 16 चैप्टर भी पढ़ाई है, और मैंने सही बात है कि मैंने 16 चैप्टर अपलोड नहीं किया था इससे पहले कि मैंने सारे लेसन तो अपलोड कर दिए थे, लेकिन यही चैप्टर रह गया था। तो देखो, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे फेस कैम वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो चैप्टर है ना, इसके अंदर बहुत सारे फिगर्स हैं, तो वो सारे मैं बोर्ड पे ड्रॉ करके आपको नहीं दिखा सकती, ठीक है। तो अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ाऊँगी तब यहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ फिगर्स दिखा के कि ये है, ठीक है, तो आप समझ पाओगे। इसलिए आपको अभी इससे ही पढ़ना पड़ेगा टेक्स्ट बुक से। मैं यहाँ पे फेस कैम का वीडियो नहीं बना रही हूँ, ओके। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो चैप्टर नंबर 16 है, इसका क्या नाम है? द यूनिवर्स, ठीक है। आपके चैप्टर का क्या नाम है? यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या होता है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, द यूनिवर्स इंक्लूड्स इन्यूमरेबल गैलेक्सीज, द स्पेस बिटवीन देम एंड ऑल्सो एनर्जी। तो जो यूनिवर्स होता है, इनमें क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं? तो इन्यूमरेबल गैलेक्सीज मतलब असंख्य गैलेक्सीज, फिर द स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, उनके बीच का स्पेस, एंड ऑल्सो एनर्जी। ये सभी किस में आते हैं? यूनिवर्स में इंक्लूड्स होते हैं, ओके। तो यूनिवर्स का आपको मतलब समझ में आया। आप सिंपल वर्ड्स में ये समझो कि गैलेक्सीज होती हैं यूनिवर्स में, फिर क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिया क्या है? ऑब्जर्व एंड डिस्कस। क्या बोल रहा है यहाँ पर करने के लिए? मेक यूज़ ऑफ टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व द स्काई ऑन अ क्लियर नाइट विदाउट क्लाउड्स। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आप क्या करो? टेलीस्कोप लो और फिर क्लियर नाइट स्काई मतलब रात के टाइम पे जो स्काई है ना, जब क्लियर हो जाती है तब उसको क्या करो? ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अभी दिया क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि मंदाकिनी किसे कहते हैं, ठीक है। मंदाकिनी क्या होता है? आपने कहीं पे नाम सुना होगा मंदाकिनी का, तो यहाँ पे समझिएगा कि मंदाकिनी क्या होता है। देखो क्या दिया यहाँ पर, इफ़ यू ऑब्जर्व द क्लियर स्काई ऑन अ डार्क नाइट यू विल सी अ स्मोकी वाइट बैंड फुल ऑफ स्टार्स स्प्रेडिंग नॉर्थ साउथ इन द स्काई, दिस इज़ द मिल्की वे, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मंदाकिनी। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर आप रात के टाइम पे, जब एकदम डार्क नाइट होगा, ठीक है, और स्काई कैसा होगा? क्लियर होगा, तब जब आप उस स्काई को ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? स्मोकी वाइट बैंड मतलब आपको धुएं जैसा वाइट कलर का ना पट्टी दिखाई देगा, फुल ऑफ स्टार्स, जो नॉर्थ एंड साउथ में कैसा हुआ होगा? आकाश में ऐसे फैला हुआ होगा, ठीक है। तो ये क्या है? मिल्की वे है, दिस इज़ अ मिल्की वे, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मंदाकिनी। और ये जो मिल्की वे है ना, इसे मंदाकिनी भी कहा जाता है। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, देखिए बच्चों, ये है मिल्की वे। यहाँ पर क्या लिखा है? द मिल्की वे, समझ में आ रहा है? तो ये क्या है आपका? मिल्की वे। और इसमें क्या है? सन। देखो आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, दिस इज अ सन। समझ में आया आपको? मंदाकिनी किसे कहते हैं? इसी मिल्की वे को मंदाकिनी कहा जाता है, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि गैलेक्सी किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, अ ग्रुप ऑफ इन्यूमरेबल स्टार्स एंड देयर प्लानेटरी सिस्टम्स आर टुगेदर नोन एज अ गैलेक्सी। गैलेक्सी किसे कहते हैं? देखो ग्रुप ऑफ इन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल मतलब क्या होता है? असंख्य स्टार्स, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे स्टार्स के ग्रुप, एंड देयर प्लानेटरी सिस्टम मतलब उनका प्लानेटरी सिस्टम, ठीक है। इन सभी को एक साथ में क्या कहा जाता है? गैलेक्सी, ठीक है। द मिल्की वे इज़ द गैलेक्सी इन विच आर सोलार सिस्टम इज़ लोकेटेड। और ये जो मिल्की वे है, मिल्की वे इज़ द गैलेक्सी मतलब मिल्की वे वो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलार सिस्टम लोकेटेड है। द मिल्की वे इज़ अ पार्ट ऑफ द लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। और ये जो मिल्की वे है ना, इट इज़ द पार्ट ऑफ द लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, ओके। देयर आर मेनी सच गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। और ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स के अंदर। समझ में आया आपको गैलेक्सी किसे कहते हैं? चलो अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? चलो पढ़ते हैं, हमें समझ में आएगा। देखो क्या दिया है, द मिल्की वे इंक्लूड्स मेनी स्टार्स smaller than our sun as well as many others that are thousands of times bigger than the
सन, यहाँ पर क्या लिखा है कि मिल्की वे में ना बहुत सारे स्टार्स क्या होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। कुछ स्मॉलर देन सन होते हैं, मतलब जो हमारा सन है उससे कई स्टार्स कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, तो कई स्टार्स उससे क्या होता है, मतलब सन से बड़े होते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स मेनी अदर सेलेस्टियल बॉडीज सच एज क्लस्टर ऑफ स्टार्स, नेबुले, क्लाउड्स ऑफ गैसेस, क्लाउड्स ऑफ डस्ट, dead stars, newly born stars, etc. The galaxy that is closest to our Milky Way is called Andromeda. देखो यहाँ पर क्या दिया है कि इसके अंदर, मतलब ये जो क्या है, ये जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे है, ठीक है, तो इसमें ना और भी सेलेस्टियल बॉडीज इंक्लूड हैं। कौन कौन सी? क्लस्टर ऑफ स्टार्स, नेबुले, फिर क्लाउड्स ऑफ गैसेस, क्लाउड्स ऑफ डस्ट, डेड स्टार्स, न्यूली बॉर्न स्टार्स, एक्सेट्रा, ठीक है। और फिर आगे यहाँ पर क्या दिया है कि द गैलेक्सी दैट इज क्लोजेस्ट टू आवर मिल्की वे इज कॉल्ड एंड्रोमेडा, मतलब वो गैलेक्सी जो हमारे मिल्की वे के एकदम क्लोज, मतलब नज़दीक में है, उसे क्या कहते हैं? एंड्रोमेडा कहते हैं। समझ में आया आपको? देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? द एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा? मिल्की वे के बारे में पढ़ा, मंदाकिनी किसे कहते हैं, ठीक है, मिल्की वे को क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। फिर हमने गैलेक्सी के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा कि मिल्की वे में कौन कौन सी चीज़ें, मतलब कौन कौन से स्टार्स सभी इंक्लूड होते हैं। ओके, फिर देखो यहाँ पर अगला क्या है? टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज, वेरियस टाइप्स आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स, मतलब ये जो गैलेक्सीज है इनके शेप्स के अकॉर्डिंग इनके अलग अलग टाइप्स हैं। तो देखो यहाँ पर ऐसी गैलेक्सी को क्या कहते हैं? स्पाइरल। फिर जो ऐसी गैलेक्सी होती है इसे क्या कहते हैं? इलिप्टिकल कहते हैं। फिर ऐसी गैलेक्सी जो होती है उसे क्या कहते हैं? बेड स्पाइरल कहते हैं। और ऐसी जो गैलेक्सी होती है इसे हम क्या कहते हैं? इरेगुलर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है कि द साइंटिस्ट एडविन हबल शोड दैट देयर एग्जिस्ट मेनी गैलेक्सीज बियॉन्ड आवर मिल्की वे, मतलब देखो जो एडविन हबल जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया था कि हमारे मिल्की वे के अलावा और भी गैलेक्सीज हैं, ठीक है। फिर इन 1990 नासा द अमेरिकन स्पेस एजेंसी लॉन्च द हबल टेलीस्कोप इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, और 1990 में क्या हुआ कि नासा जो कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी है उसने क्या किया? हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। ओके, द हबल टेलीस्कोप हैज़ मेड इट ईजियर टू लुक फॉर स्टार्स, टू टेक फोटोग्राफ्स एंड टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम्स। तो ये जो हबल टेलीस्कोप था इसने, मतलब इसकी वजह से ना जो भी स्टार्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, जैसे कि उनके फोटोग्राफ्स लेना या फिर उनको देखना, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? ईजी हो गई। किसकी वजह से? इस हबल टेलीस्कोप की वजह से, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज अ हबल टेलीस्कोप। चलो अभी हम यहाँ पर स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या दिया है यहाँ पर? द थाउजेंड्स ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स दैट वी ऑब्जर्व इन द क्लियर नाइट स्काई आर पार्ट ऑफ आवर मिल्की वे। मतलब क्या हुआ इसका कि ये जो, जैसे आप जब रात के टाइम पे देखते हो क्लियर नाइट स्काई में, मतलब जब स्काई क्या होता है? एकदम क्लियर होता है, तो आपको बहुत सारे ट्विंकलिंग स्टार्स दिखाई देते हैं। तो ये सभी पार्ट हैं हमारे मिल्की वे के, ठीक है। सम ऑफ द स्टार्स दैट वी सी आर ब्राइट वेयर एज अदर्स आर फेंट, मतलब जो भी स्टार्स हम देखते हैं उसमें से कुछ कैसे होते हैं? ब्राइट, मतलब वो बहुत तेज चमकते हैं, और कुछ कैसे होते हैं? फेंट। फेंट मतलब कैसा? धुंधला धुंधला होते हैं, ठीक है। आप उनकी चमक को, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो ज़्यादा चमक रहा है, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझो कि कुछ स्टार्स बहुत तेज चमकते हैं तो कुछ धीरे धीरे, ठीक है। स्टार्स रेडिएटिंग डिफरेंट कलर्स सच एज ब्लू, वाइट, येलो एंड रेडिश कैन बी सीन इन द स्काई, मतलब जो स्टार्स होते हैं ना, आप देखना उनके कभी कभी कलर्स क्या होते हैं ना, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कोई स्टार्स ऐसे होंगे जिनका कलर ब्लू होगा, वाइट होगा, येलो होगा, फिर रेडिश। रेडिश मतलब क्या? लाल लाल करके, ठीक है, जिसे आप स्काई में देख सकते हो। वी ऑल्सो सी स्टार्स विथ वेरिंग ब्राइटनेस, मतलब हम ऐसे भी स्टार्स देखते हैं जो अपने जो उनकी चमक होती है, ठीक है, उसको चेंज करते रहते हैं।
द बर्थ प्लेस ऑफ स्टार्स आर द ह्यूज नेबुले मेड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस। मतलब जो स्टार्स का क्या है, बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान, ठीक है, ह्यूज नेबुले, ये किसका बना हुआ है, डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस का। जनरली द सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्टार्स रेंज फ्रॉम 3500 डिग्री सेल्सियस टू क्या है यहाँ पर 50,000 डिग्री सेल्सियस। द कलर ऑफ स्टार्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर। फिर देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि जनरली जो सरफेस होता है, सरफेस टेम्परेचर होता है स्टार्स का, उनका रेंज क्या होता है 3500 डिग्री सेल्सियस टू 50,000 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। एंड द कलर ऑफ द स्टार्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर, मतलब उनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो उनका कलर है ना वो चेंज होता रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपका नेबुला, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, सम टाइप्स ऑफ स्टार्स, मतलब कुछ टाइप के स्टार्स यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है, सन लाइक स्टार्स, मतलब सन के जैसा स्टार, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, दिस स्टार्स कैन बी स्लाइटली स्मॉलर और बिगर देन द सन। मतलब इस टाइप के जो भी स्टार्स होते हैं ना, ये सन से थोड़ा सा स्मॉलर या फिर बिगर होते हैं। बट देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर, लेकिन इनके टेम्परेचर में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्स लाइक सीरियस, अल्फा सेंचुरी, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, रेड जायंट्स। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। आपने सन लाइक स्टार्स तो पढ़ लिया, अब रेड जायंट की बारी है। तो देखो क्या लिखा है, द टेम्परेचर ऑफ दिस स्टार्स रेंजेस बिटवीन 3000 डिग्री सेल्सियस एंड 4000 डिग्री सेल्सियस, बट देयर luminance can be 100 times that of the sun. Their diameter is 10 to 100 times that of the sun and they are red in color. देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ऐसे जो भी स्टार्स होते हैं ना, इनके टेम्परेचर का जो रेंज है ना वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस एंड 4000 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। बट दे आर लुमिनेंस मतलब क्या होता है, उनका ब्राइटनेस, ठीक है, उनकी जो ब्राइटनेस है ना वो 100 टाइम्स क्या होती है, सन की 100 टाइम्स होती है। मतलब जैसे सन चमकता है ना उसके 100 गुना वो चमकती हैं, ठीक है, ऐसे स्टार्स। देयर डायमीटर इज 10 to 100 टाइम्स दैट ऑफ द सन एंड दे आर रेड इन कलर। मतलब जो इनका डायमीटर है ना वो सन से 10 to 100 टाइम्स तक होता है, मतलब बड़ा होता है, ठीक है। एंड दे आर रेड इन कलर, और इनका कलर कैसा होता है, रेड होता है, ठीक है। तो ये हो गया रेड जायंट। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, सुपरनोवा। तो चलिए इसके बारे में भी पढ़ते हैं। क्या दिया यहाँ पर, दीज आर इवन ब्राइटर एंड लार्जर देन द रेड जायंट स्टार्स। मतलब ये जो स्टार्स होते हैं ना ये इस रेड जायंट से क्या होते हैं, ब्राइटर होते हैं और लार्जर होते हैं, ठीक है। देयर टेम्परेचर इज बिटवीन 3000 डिग्री सेल्सियस टू 4000 डिग्री सेल्सियस, बट देयर डायमीटर कैन बी मोर देन 100 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द सन। मतलब इनका जो टेम्परेचर होता है ना वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में होता है, देखो 3000 डिग्री सेल्सियस टू 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, मतलब इनके बीच में इनका टेम्परेचर होता है। लेकिन जो इनका डायमीटर होता है ना ये सन से 100 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे जो रेड जायंट हमने देखा था इसमें क्या लिखा था, 10 to 100 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर 100 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द सन, मतलब सन का जो भी डायमीटर है ना उसके 100 टाइम्स इनका डायमीटर होता है। कौन से स्टार्स का, सुपरनोवा स्टार्स का, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या आता है, बाइनरी और ट्विन स्टार्स। तो इसमें क्या होता है, देखो मोर देन हाफ ऑफ द स्टार्स इन द स्काई आर बाइनरी स्टार्स। मतलब जो भी आप स्काई में स्टार्स देखते हो तो इसमें से आधे से ज़्यादा स्टार्स कैसे होते हैं, बाइनरी स्टार्स होते हैं, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ 2 स्टार्स दैट रिवॉल्व अराउंड ईच अदर। मतलब ये जो स्टार्स होते हैं ना ये कैसे बने होते हैं, देखो हम इन्हें ट्विन स्टार्स या फिर बाइनरी स्टार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो स्टार्स होते हैं ना मतलब 2 स्टार्स वो एक दूसरे के पास ही घूमते रहते हैं, तो इसलिए इसे ऐसे स्टार्स को क्या कहा जाता है, ट्विन स्टार्स कहा जाता है, ठीक है।
At times 3 or 4 stars that revolve around each other have also been located. मतलब इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं कि बस 2 स्टार्स एक पास घूमते रहेंगे, कभी कभी क्या होता है ना 3 और 4 स्टार्स भी एक साथ रहते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल स्टार्स। तो इसमें क्या होता है, देखो द ल्यूमिनेंस एंड शेप ऑफ दिस स्टार्स इज नॉट स्टेबल। मतलब जो इनका ब्राइटनेस है और जो इनका शेप है ना, ये स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल नहीं होता मतलब क्या, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। दे आर कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्टिंग और एक्सपांडिंग। मतलब ये कॉन्स्टेंटली क्या होते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब क्या होता है, इकट्ठा, मतलब एक बन जाते हैं, ठीक है। और एक्सपांडिंग मतलब क्या होता है, फैल जाते हैं, ठीक है। ये कॉन्स्टेंटली ऐसे स्टार्स में ऐसा होते रहता है। When a star expands, it emits less energy and at such time its brightness decreases। मतलब देखो जब ये स्टार क्या होते हैं, एक्सपांड होते हैं, तब ये लेस एनर्जी को एमिट करते हैं एंड एट सच टाइम, और इस टाइम पे क्या होता है, जो इनका ब्राइटनेस है ना वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एज अगेंस्ट दिस व्हेन अ स्टार contracts, its surface temperature increases and the star emits greater energy and appear brighter। मतलब क्या हुआ इसका कि देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब ये एक्सपांड होते हैं तब ये लेस एनर्जी को एमिट करते हैं और इस टाइम पे क्या होता है, इनका जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसके अपोजिट मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब जो इनका टेम्परेचर है, सरफेस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है और ये ग्रेटर एनर्जी को क्या करते हैं, एमिट करते हैं और ये ज़्यादा चमकदार भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है पोलरिज, मतलब पोल स्टार, हिंदी में इसको कहते हैं ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा क्या है, एक वेरिएबल स्टार है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में पढ़ा, स्टार्स के बारे में पढ़ा। अभी देखिए यहाँ पर आगे क्या दिया है। सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ के बताती हूँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए ये क्वेश्चंस है ना, तो आप इनको पढ़िएगा और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। तो इनर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर द इनर प्लैनेट्स। वेयरएज आउटर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, तो देखो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सभी क्या है, आउटर प्लैनेट्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो आगे क्या दिया है कि आउटर प्लैनेट्स हैव रिंग्स अराउंड देम। मतलब जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं ना, उनके अराउंड में क्या होते हैं, रिंग्स होते हैं, ठीक है। द क्रस्ट ऑफ ऑल द इनर प्लैनेट्स इज हार्ड। मतलब जो इनर प्लैनेट होते हैं इनका क्रस्ट कैसा होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है। एंड द आउटर प्लैनेट्स हैव गैसेस आउटर कवर। और जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, तो जो उनका आउटर कवर होता है वो कैसा होता है, गैसेस होता है। और फिर देखो यहाँ पर क्या दिया है, द सोलार सिस्टम। तो अभी हम सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, द सोलार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, द प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटियोर्स। द प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न कैन बी ईजिली सीन। तो यहाँ पे ये जितने भी प्लैनेट्स के नाम लिखे हुए हैं ना, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सन के बारे में। तो सन आप सभी को पता है, आप देख सकते हो ये क्या है, सन है। तो चलो हम इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं क्या दिया यहाँ पर। द सन विच इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम इज़ अ येलो कलर स्टार। मतलब ये जो सन है ना, सन भी एक तरह से क्या है, स्टार है जो येलो कलर का है, जो सोलार सिस्टम के सेंटर में है, ठीक है। इट्स सरफेस टेम्परेचर इज़ अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसके सरफेस का जो टेम्परेचर है ना वो लगभग कितना रहता है, 6000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मतलब आप वहाँ पे जाओगे तो जल करके राख हो जाओगे। The size of the sun is so huge that around 13 lakh planets of the size of the earth can be easily placed within it। मतलब ये जो सन है ना, इसका साइज इतना बड़ा है कि इसमें अर्थ के साइज के 13 लाख प्लैनेट्स आ सकते हैं, ठीक है। आप सोचो कि सन कितना बड़ा है। Due to the gravitational force of the sun, the celestial bodies in the solar system revolve around it। मतलब सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ है सोलर सिस्टम के अंदर, वो सन का चक्कर लगाती रहती है, मतलब सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द सन इज़ अप्रोक्सीमेटली 13,92,000 किलोमीटर। मतलब डायमीटर कितना है सन का, अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे देखो एकदम श्योर नहीं बोला है, अप्रोक्सीमेटली कितना, 13,92,000 किलोमीटर है।
The sun rotates around its axis and while doing so it revolves around the center of the Milky Way taking the solar system along with। मतलब जो सन है ना वो अपने एक्सिस पे क्या होता है, घूमता रहता है, ठीक है। और अपने एक्सिस पर घूमने के साथ साथ वो क्या करता है, जो मिल्की वे है ना उसके सेंटर के चारों तरफ सोलर सिस्टम के साथ घूमता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, दिस प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, मतलब ये जो प्लैनेट है ना ये सन के पास में है। इट इज़ विजिबल इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग इफ़ इट इज़ अवे फ्रॉम द सन, मतलब ये जो प्लैनेट है ना इसको हम मॉर्निंग और इवनिंग में देख सकते हैं जब ये क्या होगा, सन से दूर होता है तब, ठीक है। अ नंबर ऑफ डिप्रेशंस विच लुक लाइक वॉल्केनिक क्रैटर्स बट आर एक्चुअली कॉज्ड बाय मेटेरिक फाल्स कैन बी सीन ऑन द सर्फेस ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। फिर देखो यहाँ पे आगे क्या दिया है कि ये जो मर्क्यूरी है ना इस पे आप गड्ढे देख सकते हो जो आपको जो वोल्केनो होता है ना उसके मुंह जैसा दिखाई देंगे। तो ये ऐसा क्यों हुआ है, ये ना मेटेरिक फॉल्स की वजह से हुआ है। समझ में आ रहा है, मेटेरिक फॉल्स मतलब क्या होता है, बड़ा सा पत्थर रहता है बहुत बड़ा सा, वो आकर के गिर जाता है। कभी कभी अर्थ पे भी मेटेरिक फॉल्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इस पे आपको ना गड्ढे दिखाई देंगे। और मर्क्यूरी क्या है, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, ठीक है बच्चों। तो मर्क्यूरी आपको समझ में आया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वीनस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या दिया यहाँ पर, इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, मतलब ये सोलर सिस्टम में क्या है, ब्राइटेस्ट मतलब चमकने वाला प्लैनेट है। इट इज़ सीन इन द स्काई इन द ईस्ट बिफोर द सनराइज एंड इन द वेस्ट आफ्टर द सनसेट, मतलब इसको आप कब देख सकते हो, देखो ईस्ट में आप देख सकते हो सनराइज के पहले और वेस्ट में देख सकते हो सनसेट के बाद, ओके। इट रोटेट्स अराउंड इट सेल्फ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ये जो प्लैनेट है ना ये ईस्ट टू वेस्ट क्या करता है, घूमता रहता है, ठीक है। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, और ये गर्म प्लैनेट है, ओके। चलो अभी हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे जिस पर हम रहते हैं। आप किस पर रहते हो, तो आप अर्थ पे रहते हो, ठीक है। चलो पढ़ते हैं इसको। इट इज़ द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ये जो अर्थ है ये क्या है, थर्ड प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। नो अदर प्लैनेट अदर देन अर्थ हैज़ लाइफ ऑन इट, मतलब देखो अर्थ पे क्या है, लाइफ है ना, जीवन है अर्थ के ऊपर। हम कहाँ पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं। तो ऐसा कोई भी प्लैनेट नहीं है जो अर्थ के जैसा हो, जैसे अर्थ पे कैसे क्या है, जीवन है, ठीक है, लाइफ है। और किसी प्लैनेट पे ऐसा है क्या, नहीं, बस अर्थ पे ही है। एज द अर्थ इज़ अ मैग्नेट देर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द अर्थ, मतलब अर्थ के चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इट डाइवर्स द हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन टुवर्ड्स द पोलर रीजन्स ऑफ द अर्थ, मतलब ये क्या करता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना इसकी वजह से क्या होता है, जो सन के हार्मफुल रेज होते हैं ना वो पोलर रीजन्स की तरफ क्या कर जाते हैं, उधर चले जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो अर्थ पे नहीं आ पाते हैं, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ के बारे में हमने पढ़ा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, मार्स। तो चलो इसमें भी देख लेते हैं क्या दिया है। इट इज़ द फोर्थ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम का कौन सा प्लैनेट है, फोर्थ प्लैनेट है। एज द सॉइल ऑन मार्स कंटेन्स आयरन इट्स कलर इज रेडिश, मतलब ये जो मार्स है ना इसका कलर कैसा है, रेडिश, लाल लाल करके है। आप देख सकते हो यहाँ पर इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर जो मिट्टी है ना वो उसमें क्या है, आयरन है, ठीक है, इसकी वजह से इसका कलर ऐसा है, ठीक है। हेंस मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट, और रेड कलर की वजह से इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। द हाइएस्ट एंड लॉन्गेस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम ओलिम्पस मॉन्स इज लोकेटेड ऑन मार्स, मतलब सोलर सिस्टम में सबसे लॉन्गेस्ट जो माउंटेन है जिसका नाम क्या है, ओलिम्पस मॉन्स, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो मार्स के ऊपर है। समझ में आया आपको। चलो अभी नेक्स्ट क्या है, जुपिटर। तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, मतलब ये जो जुपिटर है ना ये सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। इट इज़ सो ह्यूज दैट एज मेनी एज 1397 planets of the size of the earth can get accommodated in it, मतलब ये इतना बड़ा है ना कि इसमें 1397 प्लैनेट्स ऑफ द साइज ऑफ द, मतलब अर्थ के साइज़ के इतने प्लैनेट्स इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। इवन दो द प्लैनेट
इज सो ह्यूज इट रिवॉल्व्स अराउंड इटसेल्फ विद अ ग्रेट स्पीड। मतलब ये इतना बड़ा होने के बावजूद भी ये जो है ना वो बहुत ग्रेटर स्पीड के साथ क्या करता है, घूमता है। ठीक है। एज ह्यूज स्टॉर्म्स अकर फ्रिक्वेंटली ऑन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्टॉर्मी प्लानट। मतलब इसके ऊपर ना क्या आता रहता है, स्टॉर्म आते रहते हैं, इसलिए इसे स्टॉर्मी प्लानट भी कहते हैं। ओके। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सैटर्न। तो सैटर्न के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसे हिंदी में शनि कहा जाता है। ठीक है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, इट इज़ द 6th प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम एंड नेक्स्ट ओनली टू जुपिटर इन साइज। मतलब ये जो सैटर्न है ना, ये 6th प्लानट है सोलर सिस्टम का, और जुपिटर के बाद इसका ही साइज सबसे बड़ा है। ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पेक्यूलियर प्लानट बिकॉज ऑफ द रिंग्स अराउंड इट। मतलब इसको क्या कंसिडर किया जाता है, पेक्यूलियर प्लानट। क्यों? क्योंकि इसके अराउंड में क्या है, रिंग्स है। आप देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके अराउंड में रिंग है। ठीक है। फिर देखो आगे क्या दिया है कि दो इट्स मास इज 95 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ इट्स डेंसिटी इज़ वेरी लो। मतलब क्या हुआ इसका कि इसका जो मास है ना वो 95 टाइम्स है अर्थ के। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी जो इसकी डेंसिटी है ना बहुत कम है। आप इसको ऐसे समझो कि अगर आप इसको सी के अंदर डालोगे ना तो ये तैरने लगेगा, इसकी डेंसिटी इतनी लो है। समझ में आया? ओके। चलो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं यूरेनस। तो यूरेनस के बारे में पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, इट इज़ द 7th प्लानट इन द सोलर सिस्टम। मतलब ये सोलर सिस्टम का क्या है, 7th प्लानट है। इट कैन नॉट बी सीन विदाउट अ टेलीस्कोप। मतलब आप बिना टेलीस्कोप के इसको देख नहीं सकते हो। इट्स एक्सिस इज सो ग्रेटली इंक्लाइंड दैट इट अपीयर्स एज इफ इट इज़ रोलिंग अलॉन्ग ऑन इट्स ऑर्बिट। मतलब जो इसका क्या बोलते हैं, इसका जो एक्सिस है ना बहुत ही इंक्लाइन, मतलब झुका हुआ है। ठीक है। जब ये अपने एक्सिस पर घूमता है तभी भी ऐसा लगता है कि ये झुका हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया यूरेनस। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है नेपच्यून। तो ये क्या होता है, चलो पढ़ते हैं। इट इज़ द 8th प्लानट इन द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का 8वां प्लानट है। अ सीजन ऑन नेपच्यून लास्ट फॉर अबाउट 41 ईयर्स। मतलब एक सीजन जो होता है ना नेपच्यून पर वो लगभग 41 ईयर्स का होता है। ऑन दिस प्लानट्स विंड्स ब्लो विथ एक्सट्रीमली हाई स्पीड। मतलब इस प्लानट पे जो हवाएं होती है ना वो एकदम हाई स्पीड से बहती है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने किन किन प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, तो हमने यहाँ पर सन के बारे में पढ़ा, फिर हमने मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में पढ़ा। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, सैटेलाइट। तो देखो क्या लिखा है इसमें, द सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट विदाउट इंडिपेंडेंटली रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। देखो सैटेलाइट्स किसे कहते हैं, वो सेलेस्टियल बॉडीज़ जो क्या करती हैं, प्लैनेट के चारों तरफ घूमती रहती है। ठीक है। वो इंडिपेंडेंटली सन के चारों तरफ नहीं घूमती है, बल्कि जो भी प्लैनेट्स होते हैं उनके चारों तरफ घूमती हैं। ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट्स कहते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लाइक प्लैनेट सैटेलाइट्स रोटेट्स अराउंड देयर रेस्पेक्टिव एक्सिस। मतलब प्लैनेट के ही जैसे ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ना ये अपने एक्सिस पर घूमते रहते हैं। ठीक है। द मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या है, अर्थ का सैटेलाइट है। ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ ना ऐसे करके घूमता रहता है। इट डज़ नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर। और ये जो मून है यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन आर बोथ ऑफ 27.3 डेज। मतलब ये जो मून है, ठीक है, इसका पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन दोनों कितने दिन का है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 27.3 डेज। ओके। फिर एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी एंड वीनस ऑल अदर प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट्स बट इन वैरिंग नंबर्स। मतलब क्या हुआ इसका कि मर्क्यूरी और वीनस को छोड़ करके जो अदर प्लैनेट्स हैं उनके सैटेलाइट्स हैं, बट इन वैरिंग नंबर्स। मतलब डिफरेंट नंबर्स में इनके सैटेलाइट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको सैटेलाइट समझ में आया। आप सिंपल वर्ड में समझ के रखो, जैसे आपका अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रहा है, मून घूम रहा है। इट मीन्स ये क्या है, इसका सैटेलाइट है।
ठीक है। चलो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या आता है, एस्ट्रॉइड। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, अ ग्रेट नंबर ऑफ स्मॉल साइज बॉडीज कुड नॉट टर्न इनटू planets when the solar system was formed but continue to revolve around the sun. These bodies are known as asteroids. देखो एस्ट्रॉइड किसे कहते हैं आप इसको समझिएगा। अ ग्रेट नंबर ऑफ स्मॉल साइज बॉडीज मतलब छोटे छोटे साइज़ के जो भी टुकड़े हैं, ठीक है, जो प्लैनेट्स नहीं बन पाए सोलार सिस्टम जब फॉर्म हुआ था उस टाइम पे, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, जो प्लैनेट नहीं है लेकिन फिर भी वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। अ बेल्ट ऑफ सच सेलेस्टियल बॉडीज हैज़ फॉर्म बिटवीन द प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर्स। मतलब ऐसे जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं एस्ट्रॉइड्स के जैसे, इनका बेल्ट मतलब इनकी पट्टी ना कहाँ पर है, कहाँ पर फॉर्म हुई है, बिटवीन द प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर, ठीक है बच्चों। तो ये होता है एस्ट्रॉइड। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पर ड्वार्फ प्लैनेट। ओके, तो ये क्या होता है, चलो इसको भी पढ़ते हैं। A small size celestial body that revolves independently around the sun is called a dwarf planet. देखो स्मॉल साइज का सेलेस्टियल बॉडी जो क्या करता है, सन के चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है। तो ऐसी जो भी बॉडी है इसे हम क्या कहते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। अ सेलेस्टियल बॉडी लाइक प्लूटो कैन बी क्लासिफाइड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। मतलब जो प्लूटो है ना, इसको ये क्लासिफाइड किया गया है, मतलब इसको क्या कहा जाता है, ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। प्लूटो टेक्स अराउंड 248 years to complete its revolution around the sun, whereas it takes around 6.38 days for one rotation. मतलब क्या हुआ इसका, देखो क्या लिखा है यहाँ पर कि प्लूटो टेक्स अराउंड 248 years to complete its revolution around the sun। मतलब सन के चारों तरफ घूमने के लिए इसको कितना टाइम लगता है, 248 ईयर्स, ठीक है। वेयर एज इट टेक्स अराउंड 6.38 डेज फॉर वन रोटेशन। मतलब वन रोटेशन के लिए इसको कितना टाइम लगता है, 6.38 डेज। और सन का पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए इसको कितने ईयर्स लगते हैं, 248 ईयर्स लगते हैं, ठीक है बच्चों। चलो तो यहाँ पर हमने ड्वार्फ प्लैनेट भी पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, अ कोमेट, मतलब कोमेट के बारे में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अ कोमेट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। मतलब कोमेट क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडी है जो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है। और कोमेट्स आर फॉर्म आउट ऑफ आइस एंड डस्ट पार्टिकल्स। और ये जो कोमेट्स होते हैं कैसे फॉर्म होते हैं, आइस एंड डस्ट पार्टिकल्स से। ओके, दे आर पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का पार्ट होते हैं। सिंस ओल्डन टाइम्स द अपीयरेंस ऑफ अ कोमेट हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी एन इनऑस्पिशियस इवेंट्स। मतलब ओल्डन टाइम्स में क्या होता था, कोमेट के अपीयरेंस को अशुभ माना जाता था, ठीक है। कोमेट्स अपीयर लाइक पॉइंट्स व्हेन दे आर फार अवे फ्रॉम द सन। मतलब जब कोमेट्स क्या होते हैं, सन से दूर होते हैं तब ये एक पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं। बट व्हेन दे आर क्लोज टू द सन, लेकिन जब वो सन के पास में होते हैं, देन दे बिकम ईजिली विजिबल टू अस बिकॉज ऑफ द शॉर्टर डिस्टेंस एंड द हीट ऑफ द सन। मतलब क्या हुआ इसका कि जब ये सन के क्लोज में होते हैं तब हम इनको बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, शॉर्टर डिस्टेंस की वजह से और सन के हीट की वजह से। ओके, चलो अभी देखो आगे क्या दिया है, कोमेट्स आर मेड अप ऑफ फ्रोजन मैटर एंड डस्ट पार्टिकल्स। मतलब ये जो कोमेट्स होते हैं ना, ये कैसे बने हुए होते हैं, फ्रोजन मैटर से। फ्रोजन मैटर मतलब क्या, ठंडी चीज़ों से, ठीक है, एंड डस्ट पार्टिकल से। व्हेन दे आर क्लोज टू द सन, दिस फ्रोजन मैटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस ड्यू टू द सोलर हीट। मतलब क्या हुआ इसका कि जब ये सन के क्लोज में होते हैं तब क्या होता है, ये जो फ्रोजन मैटर होता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में, ठीक है, सोलर हीट की वजह से। These gases get thrown in a direction away from the sun। मतलब ये जो गैसेस होते हैं ना, क्या होता है, ये सन के जो सन से दूर कर दिए जाते हैं, मतलब दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है। ड्यू टू देयर लॉन्ग इलिप्टिकल ऑर्बिट्स देयर अपीयरेंस इन द स्काई इज़ वेरी रेयर। मतलब इनके एलिप्टिकल ऑर्बिट्स की वजह से इनको बहुत कम ही स्काई में देखा जा सकता है।
दे रीअपियर इन द स्काई आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। मतलब ये जो कॉमेट्स होते हैं ना, इनको बहुत मतलब कभी कभी ही देख सकते हैं आप उनको स्काई में, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भी आप पढ़ लीजिए कि कॉमेट्स आर क्लासिफाइड इन टू मेन ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप क्या है, लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स, एंड सेकेंड क्या है, शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स। तो लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स क्या होते हैं, दिस कॉमेट्स टेक मोर देन 200 ईयर्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। एंड शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स क्या होते हैं, देखो, दिस कॉमेट्स टेक लेस देन 200 ईयर्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड कॉमेट आपको समझ में आया, शॉर्ट पीरियड कॉमेट आपको समझ में आया। चलो अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, यस नेक्स्ट हमें पढ़ना है अ मेट्योर। ठीक है, तो चलो इसको भी पढ़ लेते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेसन का। तो क्या दिया यहाँ पर, देखो, एट टाइम्स वी सी अ फॉलिंग स्टार, दिस इवेंट इज कॉल्ड अ मेट्योर फॉल। देखो कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं कि स्टार कैसे नीचे गिर रहा है, ठीक है, टूट करके। तो ये जो इवेंट होता है ना, इसे क्या कहते हैं, मेट्योर फॉल कहते हैं। मोस्टली दीज मेट्योर्स आर रॉकी पीसेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एस्ट्रॉइड बेल्ट। मतलब ज़्यादातर क्या होता है ना, ये जो मेट्योर्स होते हैं ना, ये रॉकी पीसेस मतलब पत्थर के टुकड़े जैसे होते हैं। ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट मतलब कहाँ से ये आते हैं, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट होते हैं ना उसमें से। ठीक है, स्मॉलर रॉकी पीसेस गेट कम्प्लीटली बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर आफ्टर दे एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। मतलब क्या हुआ इसका कि जो स्मॉलर रॉकी पीसेस मतलब जो स्मॉलर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, वो क्या करते हैं ना, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं ना, तो फ्रिक्शन की वजह से जब उनका फ्रिक्शन होता है एयर के साथ, तब वो कम्प्लीटली मतलब पूरा के पूरा जल जाते हैं। ठीक है, समटाइम्स द मेट्योर्स डू नॉट बर्न कम्प्लीटली एंड फॉल टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। और कभी कभी क्या होता है, ये जो मेट्योर्स होते हैं ना, ये कम्प्लीटली बर्न नहीं होते, मतलब जलते नहीं हैं, और फिर वो अर्थ के सरफेस पर आकर के गिर जाते हैं। दीज आर कॉल्ड मेट्रोराइट्स। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, मेट्रोराइट्स कहते हैं। इट इज़ बिलीव दैट द लोनार लेक इन महाराष्ट्र हैज़ बीन फॉर्म बाय द इम्पैक्ट ऑफ सच अ मेट्रोराइट। मतलब ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र में जो लोनार लेक है, ये इसी मेट्रोराइट की वजह से क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। ठीक है, मेट्योर्स और मेट्रोराइट फॉल्स अकर ऑन अदर सेलेस्टियल बॉडीज टू। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो मेट्योर्स है ये बस अर्थ के ऊपर ही गिरता है, ऐसा नहीं, जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ है उनके ऊपर भी ये ऐसा मेट्रोराइट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था मेट्योर जिसके बारे में हमने पढ़ा। तो यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 16 कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमने कम्प्लीटली यूनिवर्स के बारे में पढ़ लिया। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।